जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 में आपका स्वागत है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसके लिए हम लोग जो है 2-3 दिन से तैयारी कर रहे थे, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड में हमने क्या बोला था कि हाँ, जो यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का जो मैथ का जो प्रैक्टिस किंग है उसको हम लेके आएंगे चैप्टर वाइज से। तो आज से हम लोग जो है एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक दिन में जो भी चैप्टर का जो क्वेश्चन हमने लिया है वो 3-4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जैसे एसएससी जीडी आपका, दिल्ली पुलिस, या फिर यूपी पुलिस में जो 18 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, या फिर यूपी एसआई में जो क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम का, वहां से हमने क्वेश्चन को उठाया है। और हमने एक प्रायोरिटी ये भी दी है कि जैसे नंबर सिस्टम में भी बहुत से छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, तो मैंने कोशिश ये किया है कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया जाए। उस क्वेश्चन के पीछे जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट होगा हम उसको भी आपको डिटेल से बताते चलेंगे। तो उम्मीद यह है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसके पीछे का जो छोटा कॉन्सेप्ट होगा उसको आप समझेंगे, उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ है या फिर उससे भी इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन इससे मैक्सिमम बन सकता है। जैसे मान के चलिए कि डिविजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उन क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, ये नंबर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक विभाज्यता के नियम पे डिपेंड है। अब विभाज्यता के नियम को डिपेंड क्या कैसे है कि छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। जैसे मान के चलिए कि 2 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। 3 के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। 4 क्या होता है, इकाई और दहाई का जो अंक है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब देखिए 6 से कटने का नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से कट रही है तो वो संख्या इसका मतलब 6 से भी कट जाएगी। 7 का नियम क्या कहता है कि जैसे जो भी संख्याएं लिखी हों, अगर 3 अंक की संख्या है तो आप ऐसे ही चेक कर लीजिए भाग करके। अगर 3 से ज़्यादा 4, 5 या फिर 6 अंकों की संख्या है तो आप 3-3 का पेयर बना के उसको ऐड करने के बाद जो भी पेयर के बाद जिसको एक एक सीक्वेंस छोड़कर ऐड करेंगे, होता क्या है कि जैसे मैक्सिमम 6 अंकों तक में हो सकता है। 3-3 का पेयर बनाएंगे, उसका आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए। जो भी संख्या 7 का डिविजिबल होगी वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम क्या कहता है कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो है पूरी डिविजिबिलिटी को छोटे से 1-2 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 से पूर्णतः विभाज्य होने के, देखिए सबसे पहले तो हम संख्या आप लिख लेते हैं कि 14,744, और क्या लिखा है 28,856, उसके बाद क्या लिखा है कि 43976, और चौथा ऑप्शन क्या है कि 57228। अब देखिए कोई भी संख्या 12 से कब विभाज्य होगी, जब वो संख्या 4 से भी कट रही होगी और 3 से भी कट रही होगी। देखिए 1 से लेकर 11 तक में तो हमें डिविजिबिलिटी डायरेक्ट चेक करना होता है, लेकिन अगर उससे बड़ी संख्या कोई आ जाती है तो हम उसे फैक्टर से चेक कर लेते हैं। जैसे 12 में क्या होता है 4 × 3, अगर कोई भी संख्या 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 12 से भी कटेगी। देखते, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर इसकी बात करेंगे, देखिए 44 4 से कट जाएगा, 56 भी 4 से कट जाएगा, और देखिए 28 भी 4 से कट जाएगा, और जो हमारा 76 ये भी 4 से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी चारों संख्याएं हैं वो सब 4 से हमारा डिविजिबल हो रही हैं, 4 से हमारी डिविजिबल हो रही है। अब देखिए, अब हमें क्या है कि 4 से तो सारी संख्याएं डिविजिबल हो रही, अब जो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी वही संख्या 12 से कट रही होगी। 3 का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 4 4 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 1 20, तो देखिए 20 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको चेक करते हैं, 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, और 23 6 29, इसका मतलब 29 भी 3 से नहीं कटेगा। इस ऑप्शन को देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 9 16, और 16 6 22, और 22 7 29। कहने का मतलब ये है ये संख्या भी 3 से नहीं कट रही है। ये देखिए ये संख्या 4 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही।
कहने का मतलब यह है कि 12 से कटने के लिए 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। हमारा अगला 4th नंबर ऑप्शन क्या होगा, देखिए 4 अगर गलत हो जाए तो इसका मतलब आप आंख बंद करके चौथे नंबर पर टिक कर सकते हैं। एक बार इसको चेक भी कर लीजिए। 7 5 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 8 24। कहने का मतलब ये संख्या 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब ये है कि जो 4th ऑप्शन हमारा है वो 12 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी नंबर सिस्टम में एक छोटा सा टॉपिक किसका आता है, एपी एंड जीपी का, मतलब समांतर श्रेणी पे गुणोत्तर श्रेणी। पिछले के क्वेश्चन में देखा गया, पिछले पेपरों में देखा गया कि समांतर श्रेणी से आपका क्वेश्चन लिया गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि एक प्रोग्रेशन होता है, एक सीरीज होता है। सीरीज का मतलब यह होता है कि समांतर श्रेणी कैसे पहचाना जाता है कि जब जैसे दूसरे से पहले वाले का अंतर या फिर तीसरे से दूसरे वाले का अंतर जो होता है वो अगर समान होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, उसके बाद हर टर्म में 3-3 का गैप होता चला जा रहा है, तो वो श्रेणी किसमें होगी, समांतर श्रेणी। अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था nवां पद, हो सकता है कि आपसे अब की बार क्वेश्चन पूछ ले कि n पदों का योगफल। तो nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, और n पदों का योगफल कितना होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला किसका होता है, n पदों के योगफल का, 2a + n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला किसका है, n पदों का योगफल का। अब हमारे क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा था कि 19वां पद। अब देखिए इसमें से a क्या होता है, a जो भी श्रेणी बनी होती है उसका प्रथम पद क्या कहलाता है, a, और d क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के अंतर, जो भी दूसरी संख्या और पहली संख्या का जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं, d मतलब डिफरेंस। n यहाँ पर क्या है कि जो भी nवां पद निकालना हो। तो जैसे सीरीज में हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला पद क्या है, 7 है। अगर d की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे तो सब सेकेंड टर्म में कितना है, 13 - 7, तो डिफरेंस कितना आ गया, 6। और nवां पद मतलब 19वां पद हमें निकालना है, तो फार्मूले पर रख दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, a+ मतलब 7 + n-1। तो nवां कौन सा पद निकालना, 19 में से 1 चला जाएगा तो 18। अब इसमें गुणा किसका करना है, डिफरेंस का। डिफरेंस हमारा कितना है, 6 हो जाएगा। अब देखिए 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108, 7 + 108, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। कौन से नंबर ऑप्शन में है, 115 हमारा सी नंबर ऑप्शन, जो कि हमारा सही आंसर है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अब देखिए भाज्य या फिर अभाज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूपी पुलिस पेपर के लिए। 2018 के एग्जाम में देखा गया कि बहुत से क्वेश्चन भाज्य या फिर अभाज्य में, देखिए सम या विषम पे नहीं पूछे जाते, लेकिन भाज्य या अभाज्य संख्याओं पे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 संख्याएं दिया होगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सी संख्या भाज्य है, या फिर 4 नंबर दिए होंगे जिसमें आपको निकालना होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो इस तरीके से सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए भाज्य संख्या वो होती है जिसके मिनिमम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड होने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या 1 से कटे, या फिर जो है खुद स्वयं से कटनी चाहिए, या फिर तीसरा ऐसा कोई नंबर जरूर होना चाहिए जिससे वो संख्या कट रही हो। अगर ऐसी कंडीशन वो फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिस भी संख्या के मैक्सिमम सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। 2 ही फैक्टर होने का मतलब ये है कि वो संख्या 1 से कटेगी या फिर खुद से, इसके अलावा तीसरा अदर कोई नंबर नहीं होगा जिससे वो संख्या कटेगी। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती, अभाज्य संख्या कहलाती। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, 1001, बी में क्या है 1301, सी में क्या है 1601, और डी में क्या है 1901। देखिए इसका नंबर्स भी बड़ा बढ़िया है। देखिए जो निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो संख्या नहीं होगी जो कि 1 से या फिर खुद के अलावा किसी अदर नंबर से न कट रही हो, कट रही हो, तभी वो अभाज्य संख्या नहीं हुई। कहने का मतलब इनडायरेक्टली इसमें क्या बताना, भाज्य संख्या बताना है। तो देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन 1001, जो 1001 है, इसको हम लोग जानते हैं किसका गुणा होता है, 7 × 11 × 13 होता है। तो जो 1001 है वो 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। इसलिए ये संख्या क्या है, ये एक संख्या भाज्य संख्या है। और ऑप्शन में हमारा इनडायरेक्टली भाज्य संख्या ही पूछा। कहने का मतलब कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, 1001, जो कि ए नंबर ऑप्शन हमारा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनमें से ये बताना है कि कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि इनमें से ये बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है ये बताना है। देखिए अभाज्य संख्या के एक चीज और पहचानने की ट्रिक होती है कि जो भी अभाज्य संख्या होती है वो 6x ± 1 रूप में होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अगर अभाज्य है, कोई भी संख्या अगर अभाज्य है तो वो 110% 6 से भाग देने पर एक शेषफल आएगा या तो फिर 5 शेषफल आएगा। तो देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि देखिए इसको 6 से भाग देने पर, क्योंकि कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या है तो 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1 या फिर 5। देखिए इसको अगर भाग देते तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, फिर 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 1 13। कहने का मतलब ये यहाँ से भी शेषफल 1 बच रहा है। अगर यहाँ पर 6 सते 42, जो 6 से अगर भाग देंगे तो 6 सते 42, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 1 13। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है उसने जो है कॉम्प्लिकेट कर दिया ऐसा नंबर देकर जिसमें सबका जो भाग करने पर एक शेष आ रहा। अब हमारे पास दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसको आपको भाग करके ही चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पर क्या है कि ऐसी संख्या बतानी है जो कि क्या है, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इनमें से ऐसा कौन सा वो है जो भी किसी भी नंबर से कट नहीं रहा है। देखिए तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बचता कि आपको सिर्फ अब इसमें इन सब नंबर से चेक करना ही पड़ेगा कि कौन सी नंबर किस नंबर से कट रहा है। देखिए कोई भी संख्या 2 से नहीं कट रही है, कोई भी संख्या इसमें से 2 से नहीं कट रही क्योंकि इकाई का अंक 2 से नहीं कट रहा है। देखिए 3 का क्या है कि 3 से कौन से नंबर कटा, 3 3 6 1 7, ये भी 3 से नहीं कट रहा। 3 3 6 4 10, ये भी नहीं कट रहा। 3 3 6 5 11, इससे भी नहीं कट रहा। और 3 3 6 8 6 14, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी नहीं कट रही। देखिए ये संख्याएं 4 से भी नहीं कट रही हैं और ये संख्याएं 5 से भी नहीं कट रही हैं, 5 से भी नहीं कट रही। देखो 6 से भी ये संख्याएं नहीं कट रही हैं क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं तो 6 एकम 6, 2 बचेगा तो 6 त्रिक 18, 18 5 बचेगा, क्योंकि ये भी संख्याएं 6 से कोई नहीं कट रही हैं। 7 से देखते हैं, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 7 से उसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 9 63। इसका मतलब ये है ये संख्या 7 से कट रही है, ये संख्या 7 से कट रही है। अब ये संख्या अगर 1 या फिर 133 के अलावा 7 से भी कट रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या तो अब भाज्य हो गई। हमें ऑप्शन क्वेश्चन में बताना क्या है कि कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अब नहीं हो सकता। 7 से इसको करते हैं, 7 छंग 42, ये भी 7 से नहीं कट रही। इसको चेक करते हैं कितने बार जाएगा, 7 7 49, फिर 4 जाएगा 49 और 49 4 53, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। इसको 7 से चेक करते हैं, 7 से जाएगा, देखिए 7 एकम 7, फिर 13 हो जाएगा, फिर कितने बार 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 9 63। इसका मतलब ये भी संख्या 7 से कट रही है। अब देखिए भाज्य संख्या नहीं है बताना है, लेकिन ये दोनों संख्याएं कौन सी निकल आई हैं, भाज्य संख्याएं निकल आई हैं। अब हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा बचा, 433 या फिर 533। देखिए 7 से हमने डिविजिबिलिटी चेक कर लिया। देखिए ये संख्याएं 8 से भी नहीं कट रही हैं। 9 का नियम क्या कहता है कि हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या जो है 9 से कट रही है। देखिए 3 3 6 5 11, ये भी 9 से नहीं कट रही। 3 3 6 4 10, ये भी 9 से नहीं कट रही है। ये संख्या 11 से तो नहीं कटेगी, 10 से नहीं कटेगी क्योंकि 0 नहीं है। 11 से चेक करते हैं, इसको अगर देख कितनी बार जाएगा, 11 तिहाई 33, कितना हो जाएगा, 11 तिहाई 33, 10 बचेगा। इसका मतलब 11 से नहीं कट रहा। यहाँ चेक करेंगे 11 चौक 44 और 44 9, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कट रहा है। देखिए एक चीज और है कि अगर ये संख्या 2 3 2 और 6 से नहीं कटी तो 12 से भी नहीं कटेगा। अब 13 से चेक करते हैं कितनी बार हो जाएगा। देखिए ये 13 तिया 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 के बाद 4 बचेगा। इसका मतलब ये 13 से नहीं कट रहा।
और ये इसको चेक करेंगे 13 चौको 52, 13 एक कम 13, ये संख्या 13 से भी कट गई, इसका मतलब ये भी संख्या ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या बन गया है, भाज्य संख्या बन गया। अब सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर बचा 433। ये भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, ये भी भाज्य निकल आई है, ये भी भाज्य निकल आई है, ये भी भाज्य निकल आई, तो हमारे पास कौन सा नंबर बचा जो कि भाज्य संख्या नहीं है, 433। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 433 है ये एक अभाज्य संख्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक प्रकार से इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये अलग टाइप है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं, हमने हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया है। अब उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में अब मैं आपको उस टॉपिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का व्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात। सबसे पहले ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें मैक्सिमम ये क्वेश्चन ना आते हो। तो हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आपसे चाहे तो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात या फिर चतुर्थ अनुपात आपसे पूछ ले। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मध्यानुपात या फिर द्वितीय अनुपात पूछने के लिए बोलेगा तो ये कॉन्सेप्ट लिखने का क्या होता है कि ए रेशियो बी, देखिए ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी। देखिए अगर दो की बात हो सकती है या तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि 4 संख्याएं दी हो, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी, कहने का मतलब जो भी संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अगर 4 चीज दिया रहेगा तो आपसे चतुर्थ अनुपात के भी बारे में बात करेगा। अगर 2 ही संख्या है तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, द्वितीय अनुपात या फिर तृतीय अनुपात। देखिए इसका नियम क्या होता है कि देखिए जो इन दोनों का जो रेशियो होता है इन दोनों के रेशियो के बराबर, तो a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी। उसी तरीके से इनका जो रेशियो होगा a अपॉन बी बराबर, लेकिन यहाँ पर नंबर डिफरेंट है तो c अपॉन डी। देखिए अब इनमें इसमें कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, और इसमें कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। अब इसमें से 2 चीजें आपसे देकर तीसरी कोई भी चीज पूछ सकता है। देखिए इसको क्या बोलेंगे हमने, प्रथम अनुपात, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपात, या इसको बोलते हैं मध्यानुपात, और सी वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, तृतीय अनुपात। अगर 4 नंबर की बात करेगा तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपात, बी को क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपात, सी को क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपात, डी को क्या बोलेंगे, चतुर्थ अनुपात। कहने का मतलब यह है अगर 4 अनुपात की बात करेगा तो आपसे 3 नंबर दिया रहेगा, चौथे किसी के भी बारे में बात कर सकता है। जैसे द्वितीय अनुपात, तृतीय, चतुर्था दे दिया तो पहला अनुपात पूछ लेगा। जैसे आपसे उसको अगर द्वितीय अनुपात पूछना रहेगा तो बाकी 3 का अनुपात दे देगा। अगर चतुर्थ अनुपात पूछना रहेगा तो बाकी 3 का 3 का जो अनुपात दे देगा। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जो इनका स्टेटस है, मतलब जो स्थिति है उस जगह पर इनको रखना है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती। देखिए अब क्वेश्चन में बोला कि चौथे मतलब डी की संख्या पूछ रहा है, तो अब देखिए जो भी सीक्वेंस में नंबर दिया हो उसको उसी सीक्वेंस में मान लेते हैं। जैसे 7 पहले दिया है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि ए क्या है, 7 है। उसके बाद 5 दिया है तो बी दूसरा क्या है, 5 है। सी कितना दिया है हमारे पास, 3 दिया है। डी को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि चौथा समानुपात है। और दूसरा टर्म क्या है इसका कि 7 और 13 के तीसरे समानुपात। 7 और 13 के तीसरे समानुपात मतलब इनमें 2 संख्याएं दी हैं, तीसरे के बारे में पूछा है, तो तीसरे समानुपात मतलब हमें सी के बारे में बताना है। पहला क्या है, 7/b की क्या वैल्यू कितना दिया है, 13, b की वैल्यू 13 है, हमें c की वैल्यू बताना है। तो जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो d और c का जो रेशियो होगा, जो c और d का जो रेशियो होगा वही हमें बताना है। देखिए यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 13 3 169, 169/7, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 169/7 आ गया। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू देखिए 5 3 15 कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15/7। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा। देखिए
पहले इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ पूछा है, तो D रेशियो C कितना निकल के आ जाएगा। अगर रेशियो बनाएंगे तो नीचे 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15:169, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये छोटा सा टॉपिक है अनुपात या फिर समानुपात में। देखिए एक फार्मूला याद करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज पता चलेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीख कर आपसे कुछ भी चीजें पूछे, चाहे प्रथम अनुपात, चाहे द्वितीय अनुपात, चाहे तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात को मध्य अनुपात भी बोलते हैं, यहाँ से भी चाहे प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात या फिर चतुर्थ अनुपात कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए सहअभाज्य संख्या युग्म पहले जानते हैं क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे दो संख्याएं दी हैं और उनपे जो कॉमन होता है मतलब एचसीएफ होता है वो एक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्याएं दिया हो, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 6 और 7, तो ये बताइए कि एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो कि 6 को भी पूरा पूरा विभाजित कर दे, 7 को भी विभाजित कर दे। इस तरीके से ये 6 और 7 क्या हो गया, को प्राइम हो गया। देखिए इसमें ये ऐसा नहीं होता कि अभाज्य संख्या ही होना चाहिए या फिर सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ किस बात पे ध्यान देना है कि जो भी दो संख्याएं हो उनके बीच का जो एचसीएफ होता है, कहने का मतलब जो भी कॉमन वैल्यू होती है वो एक होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि एक ही ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा इसको भी काट देगा, एक के अलावा ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। तो ये ओरली क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि 32 और 62, हम लोग देख पा रहे हैं कि 32 और 62 ये मैक्सिमम 2 से भी कट रहा है। भाई हमने क्या बताया कि सहअभाज्य के लिए मैक्सिमम कॉमन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 भी कॉमन हो रहा है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं 7 और 35 है, ये संख्या किससे कट जाएगी। देखो एक भी कॉमन है इसमें, एक तो सभी में कॉमन होगा, उसकी बात छोड़ देते हैं। एक के अलावा अगर कोई भी कॉमन है तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। 7 और 35 है, इसमें 7 कॉमन हो रहा, जिसे 217 और कितना है 651, ये संख्या शायद 7 से कट जाएगी, क्योंकि देखो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 217 7 से भी कट जा रहा है, और 7 नवैया 63, और उसके बाद 2 बचेगा 7 त्रिक 21। इसका मतलब यह है कि पहले ऑप्शन में भी 2 कॉमन है, तीसरे ऑप्शन में भी 7 कॉमन है, और चौथे ऑप्शन में भी 7 कॉमन है। लेकिन जो 2 नंबर ऑप्शन क्या है 198 और 175, इसमें कोई एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इस तरीके से 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस जो अभी एग्जाम हुआ 2023 में, इसमें आया था। क्वेश्चन में क्या है कि a + b बराबर क्या है 25 लिखा हुआ है, a - b बराबर 7। तो हमें यहाँ पर a और b का वैल्यू नहीं निकालना, a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए मध्य अनुपाती या फिर द्वितीय अनुपाती हमने आपको पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया है, लेकिन आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से आप इसको जोड़कर एक बार घटाकर भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2 ही संख्या हो, जैसे a और b का योग दिया है और उसी का अंतर दिया है, a + b बराबर 25 दिया है, a - b बराबर 7 दिया है, तो a और b की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार आप जोड़कर आधा कर दीजिए, एक बार घटा के आधा कर दीजिए। जब जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी वाली संख्या निकलेगी, जब घटा के आधा करेंगे तो छोटी वाली संख्या निकलेगी। देखिए 25 और 7 एक बार जोड़ के आधा करेंगे, 25 7 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16। कहने मतलब बड़ी वाली संख्या कितनी आ जाएगी 16। एक बार घटा के आधा कर दीजिए, 25 और 25 में से 7 गया तो 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हम लोगों ने a और b की डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है। अब इसका मध्य अनुपाती बताना है। तो कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था कि क्या होता है कि a/b और बराबर b/c। अब देखिए जो भी संख्याएं हो उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब मध्यानुपाती बोला है, कहने का मतलब यह है कि ये जो है संख्या ये लास्ट का दिया है और ये पहले का दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग द्वितीय अनुपात को c मान लेते हैं, अपनी तरफ से द्वितीय अनुपात को c मान लेते हैं। हमें यही c की वैल्यू जो है निकालना है। तो यहाँ से c की वैल्यू कैसे हो जाएगी, c² बराबर यहाँ से इसको गुणा करें तो ab हो जाएगा और c बराबर √ab। अब ab की आप वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 16 × 9, ये 4 बाहर निकलेगा और ये 3 निकलेगा बाहर अंडर रूट से, तो 4 × 3 बराबर 12।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12, जो कि किस नंबर ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए इस तरह के जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस तरह के जैसे लैंग्वेज में घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका होता कैलकुलेशन इजी है लेकिन आपको थ्योरी के हिसाब से घुमाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हमारे कि 256 के वर्गमूल, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए उसी हिसाब से आप करते जाएंगे। क्या लिखा कि 256 के वर्गमूल, तो देखिए 256 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, और क्या बोला है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर परिणामी के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बोला गया है कि सबसे पहले आप 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल निकाल के इन सब का आप गुणनफल निकालिए। गुणनफल कितना हो जाएगा 16 चौको 64। फिर आगे बताया गया है कि फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए, जो भी गुणनफल आएगा उसका भी आपको क्या बताना है वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अगर ऑप्शन में आपके दिया रहेगा +8 तो ये भी कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन दे देता है, 8 रहेगा तो वो भी सही होगा, -8 रहेगा तो वो भी सही रहेगा। हो सकता है तीसरे ऑप्शन में दोनों हो, अगर ऑप्शन में ये भी है और ये भी है और तीसरा ऑप्शन अगर दोनों है ए और बी दोनों, तो वो सही होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको घुमा सकता है। बाकी मेन कैलकुलेशन हमारा क्या है, ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 256 का वर्गमूल 16 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब इन जो संख्या को जो वर्गमूल आया है, जो जिसका ये वर्गमूल है जिसका ये वर्ग है, उनका गुणनफल हमने निकाला, गुणनफल कितना आ गया 64। अब इसका भी वर्गमूल निकाल के हमें ऑप्शन में बताना था, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर आज 64 का वर्गमूल कितना, 64 किसका, जो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा।